Okay. Now screen sharing. Everything okay? Yep. Just there you go. Wait, what? Why is it asking for my password first? Okay, cool. Can you guys see my screen? Yes. Okay. View slideshow. All right, full screen. Yeah. Perfect. All right. I hope कि बाकी सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्योंकि मैं बाकी लोगों का वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, शशि जी का, देवेंद्र जी का और बाकी जो भी अटेंडेंस है। तो आई होप आप सब लोग सुन पा रहे हैं हमें। तो आज हम लास्ट वीक हमने बातें किए थे मैग्नीट्यूड के बारे में, मोस्टली एपरेंट मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड कम होना मतलब कितना ब्राइट होना, मैग्नीट्यूड ज्यादा होना मतलब कितना ब्राइट होना, ये सब बातें किए थे। तो आज शुरू करने से पहले हम एक दो, जैसे हम करते हैं हमेशा, पिछले हफ्ते के तो एक दो सवाल पूछ लेंगे, देखेंगे आप लोगों को कितना याद है, कितना आप लोगों को समझ में आया। तो आज पहला जो रिकैप सवाल है वो है कि मान लीजिए ये 4 स्टार्स के नाम है, कैनोपस, रीगल, आर्क्टुरस एंड बेटलगीज। 4 स्टार्स के बगल में उनके एपरेंट मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, कैनोपस का मैग्नीट्यूड है -0.62, रीगल का है -0.01, आर्क्टुरस का है -0.05 एंड बेटलगीज का है +0.45। सवाल है कि विच स्टार लुक्स द ब्राइटेस्ट। 4 एपरेंट मैग्नीट्यूड्स है, कौन सा स्टार सबसे ब्राइटेस्ट है इसमें से? कौन जवाब देना चाहेगा? हाँ जी अबूजर बोलिए। सेकंड वाला अबूजर कह रहे हैं सेकंड वाला, रीगल -0.01। और किसी के पास कोई और जवाब है या फिर सेम जवाब है किसी के पास? सर सेकंड वाला। ओके सेकंड वाला। ओके सेकंड वाला। और कोई? देवेंद्र जी के स्कूल से कोई बोलना चाहेगा? देवेंद्र जी अभी भी है कनेक्शन में? क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है। बोलो सर फर्स्ट। ओके आपका क्या नाम है? फर्स्ट वाला बोल दिया। आपका नाम क्या है? मंशा। दोबारा बोलिए प्लीज। जोर से। मंतिशा जी, मंतिशा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक्चुअली फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है, कैनोपस। क्योंकि हमने जो ऐसे लास्ट टाइम सीखा था कि जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एपरेंट मैग्नीट्यूड होता है वो सबसे ब्राइट होता है। ये जो लिस्ट है 4 में से, इसमें से सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा है? -0.62 पहला वाला। तो यही एक्चुअली सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार है। तो एपरेंट मैग्नीट्यूड जितना कम होगा, यानी कि नेगेटिव में जितना ज्यादा होगा, ब्राइटनेस उसका चमक उतना ही ज्यादा होता है। दूसरा सवाल, ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स है, मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन तो हम सबने देखा हुआ है। मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन का जो सामने का लाइट होती है, जो मान लीजिए रात का टाइम है, रात के टाइम में ट्रेन का जो सामने जो बड़ा सा लाइट होता है वो हमको दिख रहा है 1 किलोमीटर दूर से। ठीक है, और हमारे पास हाथ में एक टॉर्च है, वो भी हम जला रहे हैं। तो वो जो 1 किलोमीटर दूर ट्रेन का जो लाइट है और हमारे हाथ में, हमारे एकदम फेस के सामने, हमारे शक्ल के सामने जो एक टॉर्च रखा हुआ है, उन दोनों में से पहला सवाल तो यह है कि एब्सोल्यूट ब्राइटनेस किसका ज्यादा होगा? एब्सोल्यूट ब्राइटनेस यानी कि जिसका एक्चुअल ब्राइटनेस, जिसमें ज्यादा दम है, जिसमें ज्यादा ताकत है, जिसमें ज्यादा रोशनी है, वो कौन सा है इन दोनों में से? सर ट्रेन थोड़ा बताए तुम्हें। ऊपर वाला है उजाले का। एब्सोल्यूट ब्राइटनेस पूछा जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट है हमारा 1 फीट अवे रखा है जो टॉर्च है, और दूसरा है जो लाइट आ रही है 1 किलोमीटर से। तो एब्सोल्यूट ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी आपको बताना, टॉर्च की या फिर? बोलो जल्दी, किसी को कोई आंसर देना चाहेगा? हाँ बोलो, बोल जल्दी, बोल तेज से बोलते, जोर से। लाइट की। कौन सी लाइट की? कौन सी लाइट की?
इधर वाली है, इधर वाली, सर इधर वाली। ऊपर वाला है, एक क्वेश्चन ऊपर वाला। सर इधर वाली। और कोई कहता है सर ये बता रहा है इधर वाली लाइट टॉर्च की बता रहा है। टॉर्च की बता रहे हैं, ओके। और दोनों में से अपरेंट ब्राइटनेस किसका ज्यादा होगा? अपरेंट ब्राइटनेस यानी कि कौन सा ज्यादा ब्राइट लग रहा है हमारे आंखों को, कौन सा ज्यादा चमकदार लग रहा है। तो दो सवाल अलग है थोड़ा। एक सवाल है एब्सोल्यूट ब्राइटनेस किसका ज्यादा होगा, और दूसरा सवाल है अपरेंट ब्राइटनेस किसका ज्यादा होगा। पहले सवाल का मतलब है कि उसमें एक्चुअल में कितनी रोशनी है दोनों ऑब्जेक्ट में से, कौन सा ज्यादा है, टॉर्च या ट्रेन का लाइट। और दूसरा सवाल है कि ट्रेन 1 किलोमीटर दूर है, टॉर्च 1 फीट में है, हमारे एकदम नजदीक है, तो कौन सा ज्यादा ब्राइट लग रहा है? तो कौन, क्या लगता है आपको? टॉर्च। टॉर्च कौन सा वाला, अबूजर सेकंड वाले के लिए या फर्स्ट वाले के लिए? सेकंड सेकंड। ओके, अबूजर ने कहा टॉर्च सेकंड वाले की। और शशि जी के स्कूल से कोई कोई बोलना चाहेगा? हाँ तो ये तो बोल रहा हूँ। आप लोग म्यूट है, सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा बोलिए। ऊपर वाला एक्चुअल किसमें ब्राइटनेस। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, बट मुझे पता चल गया कि आप बोल रहे हैं सेकंड वाला टॉर्च है, बट आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल आंसर सही बोला ज्यादातर लोगों ने। जो ट्रेन है उसका एब्सोल्यूट ब्राइटनेस ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा लाइट है। अगर ट्रेन भी हम टॉर्च जैसा एकदम नजदीक आ गया, ट्रेन अगर हमारे 1 फीट दूर में है, तब हमको पता चलता है कि ट्रेन एक्चुअली बहुत ज्यादा ब्राइट है टॉर्च के मुकाबले। ठीक है, सो उसका एब्सोल्यूट ब्राइटनेस जो है, जो एक्चुअल में जितना कितना रोशनी है, वो ट्रेन के लाइट में बहुत ज्यादा रोशनी होती है, टॉर्च में तो बहुत ही कम रोशनी होती है ट्रेन के हिसाब से। बट अपरेंट ब्राइटनेस टॉर्च का ज्यादा होगा, क्योंकि ये टॉर्च हमारा एकदम नजदीक है, हमारे आंखों को लग रहा है कि बहुत बड़ा एकदम रोशनी है एकदम आंखों के सामने, जहां की ट्रेन बहुत दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। तो इवन दो कि ट्रेन का एब्सोल्यूट ब्राइटनेस ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत दूर है हमसे, तो इसका अपरेंट ब्राइटनेस कम हो जाता है। मतलब ये लगता कम है, बट वो है बहुत ब्राइट, क्योंकि वो बहुत दूर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो चीज जितना दूर होता है वो जितना भी ब्राइट हो, क्योंकि वो बहुत दूर है तो हमको वो कम ब्राइट दिखता है। ठीक है, चलिए। और इसके बाद हम आज एक वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में जैसे कि हमने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, हम एक शू बॉक्स से या फिर कार्डबोर्ड बॉक्स से एक पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। वीडियो इंग्लिश में है, तो वीडियो में थोड़ा थोड़ा देर बाद पॉज करके। Yeah, can I just summarize this? The Oh what yeah, we're yeah. going to show Of on course. YouTube. My bad. No, this is fine. Okay. Which one you want? Shweta, sorry. No, I just wanted to summarize what the YouTube video is about before we play it. So Oh, okay. if someone else watching, they get All it. right, cool. Sure, I'll just finish my thought. हाँ, तो ये वीडियो हम दिखाने वाले हैं। ये वीडियो होगा एक हम जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स से कैसे एक पिनहोल कैमरा बना सकते हैं, और उस पिनहोल कैमरा से हम सन जो है, सन का साइज नाप सकते हैं घर बैठे बैठे। तो ये कैसे करते हैं ये हम दिखाएंगे। वीडियो हालांकि इंग्लिश में है, तो मैं थोड़ी देर वीडियो ज्यादातर नहीं है, आई थिंक 6-7 मिनट का वीडियो है, और हम थोड़ी देर में पॉज करके हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। Sweta, if you want to summarize what the video is about. Yes. So just a quick summary of what we're going to do now. We're going to look at a YouTube video that explains how to use household things like shoe boxes to make a pinhole camera. And the objective would be to measure the diameter of the sun, right? Yeah, to measure the diameter of the sun with home held equipment. And we'll play the video now. Oh, perfect. Okay, now let's see. Hey, it's Brad here, and I'm actually here with my dog Can you guys hear it? सुनाई दे रहा है सबको? Luna, and we're gonna do a Yes, really cool sir. experiment. I think I'll do most of it and she'll watch. We're gonna measure how big the sun is, and to do this, we just need a few things lying around the house and some simple mathematics. Actually, trigonometry. Yes, we do use this.
So to do this, the key aspect is a box. A shoe box is great. I don't actually have a shoe box. I just have this long box. It doesn't really matter the size of the box. The key is we just want one side longer than the other and potentially a way to see the end because we're going to be able to do the measurements that way. We need also a ruler. We need a pin or a needle. I couldn't easily found one, so I just found this little stick, a sheet of white paper, sticky tape, scissors, pin, and some aluminum or aluminium foil, depending on which country you're in. Yes, it is written and said differently. तो हमको चाहिए एक बॉक्स चाहिए, चाहे वो शू बॉक्स हो या कोई भी बॉक्स हो. बस ये मेक श्योर करना है कि बॉक्स का जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से ज्यादा हो. तो ऐसे थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप का बॉक्स चाहिए, एक सफेद कागज चाहिए, पेन, स्केल या रूलर, और टेप चाहिए, सेलो टेप चाहिए, और एक कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट चाहिए, एक नीडल या पिन जैसा कुछ. ठीक है, बस इतना सही चाहिए होता है. So the key aspect here is we need to firstly put a sheet of white paper at one edge of the box because our sun is going to be projected on that sheet of white paper. And what you can see with my sheet of white paper is I took a ruler and put a scale to it. So these are in centimeters. You can do it in inches or whatever unit you want. And this will allow us to measure how big the sun appears to be. And this will use using some mathematics and the distance of the sun from the earth to figure out how big it is. So you take this sheet of paper and you line one end of your box like so. Again, it doesn't have to be really pretty. I'm not the best at these sort of things, but you can see here's one of my box with my sheet of white paper. And it's pretty straight, that's all we need. Now on the opposite end to the white paper, so if our white paper's here, our sun is going to be projected through the box. So we need to cut a hole on this side of the box, and the hole should. तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये जो बॉक्स है उसके एक एंड पे, उसके अंदर, बॉक्स के अंदर एक सफेद कागज चिपका रहे हैं. कागज में उन्होंने ऑलरेडी रूलर से, स्केल से मार्किंग किया हुआ है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जैसे होता है. पूरा कागज में ऐसे हॉरिजॉन्टली उन्होंने मार्किंग किया हुआ है, और वो कागज वो बॉक्स के अंदर एक साइड पे चिपका रहे हैं, और उसके ऑपोजिट साइड में वो एक होल बनाने वाले हैं छोटा सा. वो होल से जो सन की जो लाइट है, जो रोशनी है, वो जाके वो कागज पे आएगा. यही देख रहे हैं हम. should be about 2 centimeters by 2 centimeters or 1 by 1 inches. So it doesn't need to be perfect. It just needs to be about the right same size. So I'm going to do that now. And I'll take my ruler and I'll just quickly measure a box or a hole that is 2 centimeters by 2 centimeters. Again, it doesn't have to be perfect. We just want to have a fairly small hole to be able to project the sun through. I have my scissors. Again, if you're doing this, kids, please have a parent around or use some not sharp scissors. You just want to cut a little bit of a hole in it so that it acts as a little bit of a projector. So that's actually what we're going to be doing, is we're going to be projecting the sun through our box. Ta-da! Here's my hole. And you can actually see there's the white paper at the other end. So now we have the hole that it's going to go through, the piece of paper that it's going to land on. Well, what we actually want to do is to firstly cover up this size with the aluminium foil, because we really want to constrain the light just to one small point. So here's my aluminum or aluminium foil, and you just take the sticky tape and you just stick it down over it. It doesn't have to be perfectly centered or anything, just enough that the hole is covered by the aluminium foil. तो बेसिकली आप लोगों ने देखा, इन्होंने एक इंच बाय 1 इंच, मतलब रफली अप्रोक्सीमेटली, उतना ज्यादा मेजर करने की जरूरत नहीं है, रफली इतना सा एक स्क्वायर होल बनाया, और वो होल पे, उस होल के ऊपर अब ये एल्यूमिनियम फॉइल चिपकाने वाले हैं. और एल्यूमिनियम फॉइल भी कोई शेप का ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी शेप हो सकता है, ताकि वो पूरा होल कवर हो. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी होल बनाया, फिर होल कवर क्यों कर रहे हैं? होल बनाया ताकि वो प्रोजेक्टर जैसा काम करे, और होल वो कवर कर रहे हैं कि वो एल्यूमिनियम फॉइल के बीचों बीच एक बहुत ही छोटा सा छेद करने वाले हैं. उस छेद से जो सूरज की जो रोशनी है वो जाके ऑपोजिट साइड पे जो सफेद कागज है उस पे जाके गिरेगा. तो And again, this is science, so none of it requires or is judged by its artistic or visual representation how the box looks. Otherwise, I'd immediately be disqualified. So, all right, I have enough sticky tape. Ta-da! Here's my aluminium foil. So this hole is covered up. If we go on the inside of the box, there's the hole, there's the white sheet of paper.
We now take our pin or a needle. In this case, I just found a little twig lying around. And we want to poke just the smallest hole through the alfoil. There we go. Again, a pin or needle is great because we just want a very single small point of light to be allowed through. And you can't even see my hole, and that's perfect. We don't want a huge hole. That will ruin the experiment. So we have our alfoil with a little hole poked through a small square, 2 centimeters or 1 inch by 1 inch. And that is on the opposite side of a white piece of paper. And you don't have to measure that white piece of paper, but I did, it'll just make it easier in the long run. Now, the final step before we actually go look at the sun, now keeping in mind when you do this, do not actually look at the sun, let the box look at it, because this is going to act as a giant telescope. So to do our calculations later, we need to measure how long the box is, the long side of the box. The side of the box that has the light coming through one end and landing on the opposite side. So I have my ruler, let's measure it. So it's, so my box is 52 centimeters, and we're gonna need that number later. So take your ruler and measure however big your box is. Again, the long part, the part that goes from the hole that you just cut out, landing on the piece of paper. Write that number down, mine's 52 centimeters, because we're gonna need that later. Now, this is pretty much it. Now we can go safely look at the sun. We're gonna go do that, and remember, again, when you do this, do not look at the sun, let the box look at the sun. Great, so now we have our box. Now remember, don't look directly at the sun. Use your box to do that. So in fact, you can see, here's my box, here's the front. And what you do is kind of allow the shadows to find your box. And if you look on the inside of your box, oh, I see my light coming through. You'll see a little circle coming through, landing on your piece of paper. And now what you want to do is measure that size. Now that because we already put our measurements on it, we can kind of accurately measure it from the ruler attached to that white piece of paper. Now, बेसिकली यही बोल रहे हैं कि जब इन्होंने एक साइड पे पेपर चिपका दिया, दूसरी साइड पे एक 1 इंच बाय 1 इंच छेद बनाया, उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा के वो छेद ब्लॉक किया, और फिर उस फॉइल के बीचों बीच एक छोटा सा कोई भी नुकीला चीज से छोटा सा एक होल बनाया, और उस एंगल में, उस जो एक साइड पे होल है दूसरी साइड पे पेपर है, उस एंगल में आप अगर ये बॉक्स को सूरज की तरफ अगर मोड़ देते हो, तो सूरज का जो रोशनी है वो छोटा सा होल से जाते हुए सफेद जो पेपर है, सफेद कागज है, उस पे जाके गिरेगा, और उस पे एक छोटा सा सर्कल, लाइट का सर्कल दिखेगा, और उस सर्कल को आपको मेजर करना है कि वो कितना सेंटीमीटर या फिर कितना मिलीमीटर हो रहा है. ठीक है, तो ये अभी वही कर रहे हैं. Now I'm saying that my hole is about 1/2 centimeter. So perfect. So that's the number we need now. You need to measure the size that your little sun appears as that little white circle on your white piece of paper. And again, it doesn't have to be perfect. I'm measuring that it's about 0.5 centimeters. And with our other measurement of 52 centimeters, the length of our box, that's going to be our tool to measure the sun. So let's go do some math. And now we're ready to do some math. And we just need this relationship up here. And that is the diameter of the sun divided by the distance the sun is from the earth. It's equal to the diameter of the size of our image of the sun, the pinhole image, divided by the length of our box. Now we know the distance the sun is from the earth, that is 149,600,000 kilometers. And if we move, तो बेसिकली इसके बाद मोस्टली मैथ्स है. आप लोग स्कूल में ट्रिगोनोमेट्री किए हो अभी? शशि जी, देवेंद्र जी, आपके स्कूल में ट्रिगोनोमेट्री कवर किया हुआ है इस क्लास में? सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है सर, लेकिन ट्राइंगल के बारे में पढ़े हैं बच्चे. ट्रिग्नोमेट्री इज अदर थिंग, बट हमने ट्राइंगल्स और उसके ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया है सर इनको. ओके. और अच्छा, मैं जस्ट जल्दी से बोल दूं, शशि जी, हम आपको बिल्कुल सुन नहीं पा रहे हैं, आपका कोई भी ऑडियो नहीं आ रहा है हम तक, अनफॉर्चुनेटली. और अलजेब्रा पढ़ा है? जैसे कि मान लीजिए ये जो अभी जो इक्वेशन दिखा रहा है, इसमें से हमारा एक नोन ऑब्जेक्ट है. आप सुन पा रहे हैं? अब शशि जी सुन पा रहे हैं? जी. Actually, the phone is connected with Bluetooth device. That's why I think that was the reason. Yes, sir. तो शशि जी, आपके स्कूल में ट्रिगोनोमेट्री कवर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है
इस क्लास के लिए? नहीं, हमारे स्कूल में एक्चुअली बच्चे 8 तक है ना, तो 8 तक के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिकल इश्यूज नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे देवेंद्र सर ने कहा है कि हमने ट्रायंगल्स करा रखा है बच्चों को, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज से अवेयर है। ओके, और अलजेब्रा थोड़ा बहुत, मान लीजिए ये इक्वेशन है, इसमें एक अलजेब्रा, चीज हमको हाँ, पता है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा दे हैव डन। ओके, ऑलराइट, ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये सृष्टि होंगी सर, सृष्टि तो उसने पढ़ रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि वो 10th में है सर। हाँ जी, समझ रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। मैं ये दोबारा चालू करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे ये यही बता रहे हैं कि जो हम डायमीटर ऑफ द सन और डिस्टेंस टू अर्थ का जो रेशियो है, वो रेशियो सेम होगा साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ इमेज मतलब वो बॉक्स के अंदर सन का जितना साइज आया, जो छोटा सा सर्कल आया लाइट का, उसका जितना साइज आया डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बॉक्स। मतलब ये जो दो रेशियो है, सन का एक्चुअल साइज और सन का अर्थ और सन के बीच में जो दूरी है उसका रेशियो, और सन का इमेज का जो साइज आया और उसका लेंथ ऑफ द बॉक्स का जो रेशियो सेम होगा। अब इन चार चीजों में से हमको 3 चीजें पता है, राइट? हमको डिस्टेंस टू द सन पता है, वो हम पता कर लेते हैं, वो हम गूगल कर सकते हैं, वो हम कहीं पे भी देख सकते हैं। डिस्टेंस टू द सन इज रफली 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज, वो हमने अभी मेजर किया, इन्होंने अभी मेजर किया, राइट? वो जो सफेद पेपर पे सन का जितना साइज आया था वही है साइज ऑफ इमेज। और लेंथ ऑफ द बॉक्स, वो तो हम मेजर कर सकते हैं, जो बॉक्स से हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस बॉक्स का कितना लेंथ है, कितना लंबाई है। तो 3 चीजों हमको पता है, एक ही चीज नहीं पता है हमको, डायमीटर ऑफ द सन नहीं पता है, वो हमको निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन से हम Move सन this का to the other डायमीटर निकाल सकते हैं। side. We now have the diameter of the sun is equal to the size of our image divided by the length of our box times 149,600,000 kilometers, the distance the sun is from the Earth. Now, in my case, if I put my numbers in, I had 0.5 centimeters as the size of my image divided by the length of my box, which is 52 centimeters, times the 149,600,000 kilometers. And what did I get? I got 1,438,000 kilometers. Now, how good is that? Is that a good measurement? Well, the actual size of the sun is 1,391,000 kilometers. So we're less than 50,000 kilometers off a measurement almost 1.4 million kilometers wide. That is really good measurement. Imagine that. Imagine how close we are being just less than 50,000 kilometers of 1.4 million kilometers. Now, what did you get? I'd love to see results. And what happens if you change the length of the box? How can you get a more accurate measurement? Is there anything that you can do to slightly get a better or more accurate measurement or closer to the answer? Is it the way you... ठीक है, तो हम ये वीडियो हम यहीं तक देखते हैं। तो बेसिकली इन्होंने दिखाया कि सन का जो साइज है वो इन्होंने कितना निकाला था, We are being just 391,000 kilometers. राइट? एक्चुअल डायमीटर है 1,391,000 किलोमीटर, और इस एक्सपेरिमेंट करके हम कितना निकाल सकते हैं वो अभी इन्होंने दिखाया कि वो बहुत ही, जो एक्चुअल आंसर है उसके बहुत ही नजदीक हम जा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा, एकदम घरेलू सा एक्सपेरिमेंट करके घर में बैठ के हम सन का जो एक्चुअल साइज है वो पता कर सकते हैं। तो हम वापस आएंगे हमारे स्लाइड्स में, बट अगर आप लोग ये बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट हफ्ते से पहले अगर आपके लिए पॉसिबल हो, अगर आप में चाहे अपने स्कूल्स में देवेंद्र जी या शशि जी कभी टाइम निकाल के ये कर सकते हैं आप, और अपने आप देख सकते हैं, अपने आप चेक कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात होगा। और अगर आप ये करते हैं हम तो बहुत ही खुश होंगे, और अगर करते हैं डेफिनेटली फोटोज वीडियोज रिकॉर्ड कीजिएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जो अपलोड करने का जो प्रोफाइल शायक ने हमारे लिए बना के दिया है वहां पे भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो और ये जो वीडियो का जो लिंक है वो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, तो ये वीडियो आप लोग दोबारा देख सकते हैं इत्मीनान से बैठ के। तो यही एक थोड़ा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट था कि पिन होल कैमरा, एक बहुत ही सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्स, सफेद कागज, छोटा सा होल, उसको लेके हम कैसे सन का जो एक्चुअल साइज है वो बहुत ही एक्चुअल आंसर से बहुत ही नजदीक, बहुत ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। Sweta, would you like, I know the video was already in English, but would you like to summarize anything? I mean, I would just say that
we would like people to do this experiment and upload the results somewhere. But other than that, the video was quite in English and it's followable, very clear. परफेक्ट, ठीक है। तो हम सॉरी, तो अब हम टेलीस्कोप्स के बारे में थोड़ा जान लेंगे। बट बिफोर वी गो अहेड, किसी के पास कोई सवाल है? जो वीडियो हमने देखा, मुझे पता है कि वीडियो इंग्लिश में था और थोड़ा सा शायद आपको समझने में परेशानी हो सकता है, हुआ है। किसी को कोई सवाल पूछना है इस वीडियो के बारे में, ये जो एक्सपेरिमेंट के बारे में? No, sir. ओके, आई थिंक दैट्स अ नो। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेलीस्कोप जो है, टेलीस्कोप्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। पहले बात तो यह है कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अभी तक रे डायग्राम किया है कि नहीं फिजिक्स में, शायद नहीं किया होगा। तो इन एनी केस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, मैं समझाऊंगा ये इसको। बट मोस्टली क्या होता है, टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, या तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं या फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का मतलब है उसमें लेंस होता है। आपको लेंस पता होगा, आप लोगों को कन्वेक्स लेंस पता है। जैसे आप मान लीजिए, मैं मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, मैग्नीफाइंग ग्लास से जब हम पढ़ते हैं, कोई छोटा छोटा जो लिखा होता है उसको पढ़ते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास करके, वो होता है लेंस। या हमें हमारे चश्मे में जो होता है, चश्मे में होता है लेंस, ठीक है। लेंस के बीच, लेंस के थ्रू जब कोई लाइट रे जाता है वो बेंड हो जाता है, ठीक है। वो बेंड होने को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि कोई भी लेंस के थ्रू, कोई भी कांच के चीज के थ्रू जब लाइट जाती है तब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, तब वो बेंड हो जाता है। तो कोई भी दो कन्वेक्स लेंस को अगर हम, एक बड़ा लेंस और एक छोटा लेंस को अगर हम थोड़ा डिस्टेंस में रखेंगे, तो उसके थ्रू जो लाइट जाता है वो बेंड हो जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बेंड होता है। कैसे बेंड होता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑरेंज लाइन है, ये है लाइट रेज, ठीक है। मान लीजिए लाइट रे आ रही है, और ये जो लेंस है, ये जो येलो दो चीजें हैं, ये दो लेंस है। पहला वाला लेंस है, अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करें तो पहला वाला लेंस है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब इससे लाइट इसके थ्रू पहले जाती है। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है मेरे को। स्क्रीन शो नहीं हो रही? I can बाकी see लोगों को the दिख रहा है? screen. I can see the इसको भी screen. दिख रहा है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर ऑफ करके दोबारा करता हूँ। I can also see. It is visible. ठीक है, अभी दोबारा ट्राई Yeah. करते हैं एक बार। दोबारा शेयर किया मैंने, Is it fine? दिख रहा है देवेंद्र जी? आ चुके सर, आ गए। ओके, गुड। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि मान लीजिए ये ऑरेंज जो लाइंस है वो है लाइट रेज, वो लाइट है, लाइट आ रही है। पहला जो लेंस है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू जब लाइट जाती है तब वो लाइट बेंड हो रही है। ये देखिए दो ऑरेंज रेज बेंड हो रहे हैं, बेंड होके वो पॉइंट ए तक गए, ठीक है, जहां पर ए लिखा हुआ है। उसके बाद वही लाइट रेज जाके ये जो दूसरी जो लेंस है, कन्वेक्स लेंस, उसको हम बोलते हैं आईपीस। वो दूसरी लेंस पे जाके वो दोबारा उल्टे तरफ बेंड होगा। तो एक लेंस उसको इस तरफ बेंड कर रहा है नीचे की तरफ, और जो दूसरा लेंस है वो लाइट रे को ऊपर की तरफ बेंड कर रहा है। ऐसे अगर जब होता है तब क्या होता है, ये जो फाइनल जो इमेज है, मान लीजिए हमारा जो आंख है ये एकदम राइट साइड पे है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है तस्वीर में। और फाइनल जो इमेज है, अगर मान लीजिए हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये है, जो ए और बी के बीच में एक ब्लैक एरो दिख रहा है आप लोगों को, वो अगर मान लीजिए अगर हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ग्रे ऑब्जेक्ट है इसमें भी ए और बी लिखा हुआ है, जो बड़ा वाला एरो है वो है इमेज बोलते हैं हम उसको। मतलब वो जो छोटा चीज है वो हमको बड़ा करके दिखा रहा है ये टेलीस्कोप। ये अगर आप लोग जब फिजिक्स का ये क्लास करेंगे रे डायग्राम वाला, तब आपको शायद समझने में थोड़ा आसानी होगी इससे ज्यादा। या फिर आपको अगर इसमें कोई सवाल है तो हम बाद में इसमें डिटेल्स में जा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं वो लेंस के थ्रू काम करते हैं। लेंस क्या करती है, कांच की लेंस होती है, वो लाइट को बेंड कर देती है, वो लाइट को घुमा देती है। और अगर दो लेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक लेंस लाइट को एक तरफ घुमाती है
दूसरी लेंस लाइट को दूसरी तरफ घुमाती है, और टोटल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, लाइट ऐसे आती है हमारे आंख में ताकि हमारे आंख को लगता है कि वो जो चीज जो छोटा था वो बड़ा हो चुका है अभी। जिसको हम अंग्रेजी में मैग्नीफाइंग बोलते हैं, मैग्निफिकेशन मतलब ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये कितना मैग्नीफाई होगा ये डिपेंड करता है, ये दो लेंस जो है उनके फोकल लेंथ बोल के एक चीज होता है, वो कितना बड़ा या कितना छोटा होगा उस पर डिपेंड करता है, बट हम उस डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। मेन पॉइंट ये है कि चीजें, लेंस जो है वो लाइट को बेंड करते हैं, वो लाइट को घुमाती है, उस वजह से जो फाइनल लाइट हमारे आंख में जाती है उसको देख के हमको लगता है कि जो चीज छोटी थी वो अभी बहुत बड़ी दिखती है। ऐसे जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स है वो ऐसे काम करते हैं। इसके बाद हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जाएंगे। श्वेता, वुड यू लाइक टू क्विकली समराइज दिस फर्स्ट? Yes. Okay. So now we are moving on to the section where we'll try to understand how telescopes work. The first thing is to know that there are two kinds of telescopes. You have something called as a reflecting telescope and something called a refracting telescope. The difference between them is one uses mirrors to reflect things off, and the other is made up of purely a bunch of lenses. Lenses are generally these glass objects with varying thickness and is generally used to bend light in the ways we want light to bend. Okay, so so here in this slide we look at a ray diagram, and when we say a ray diagram, so these orange lines represent light, path of light, and the yellow oval things are a convex lens. Convex lenses are lenses that focus the light or like bend the light in such a way that they focus towards a point that we call as. So the thing over here is like we are looking at a very simple refracting telescope setup, which is made up of just two lenses. The lens that is labeled as C dash, yes, C dash in this figure, the first lens on your left, that's an objective lens because it's close to the object that you're trying to measure. And then there is a smaller, but mostly very much more powerful lens called the eyepiece, which is the lens that is labeled by C and it's close to the eye. The thing to note over here is wherever you see the light rays cross each other, that will be where the image will be formed, right? So you're looking at a very, very distant source. So when you look at a very, very distant source, you can imagine that the light coming from them is almost parallel straight lines. So that is the bit that you see before the light enters C prime lens. And the C prime lens then sort of focuses them in such a way that these lines intersect each other at a distance of what we call f0. This is the focal length of the objective lens. And you form an image which is denoted by this arrow, solid black arrow as AB. Right now, this image that is formed, this BA or AB image over here, is an inverted image. This is now used as an object for your next lens, which is your eyepiece. And now you see the lights going from there. Now this image is not far away, so this light is not parallel. You don't expect it to be parallel. Now that light goes through the eyepiece and it's reflected further to be for an observer's eyes to receive it. And again, now we will have to extend it backwards to find where these rays merge, and you find a bigger image, B dash A dash. So this is the general idea or principle of a refracting lens. So an important thing here is there are two lengths that is important. The focal length of the first lens, or FO, focal length of the objective lens, and FE, which is the focal length of the eyepiece, right? And the distance between the two lenses also helps you determine how big your image can be formed. The takeaway message here is that magnification is proportional to the ratio of focal length of your objective lens to that of your eyepiece, as given in this slide.
Ayan, we can go to the next one. थैंक यू श्वेता। नेक्स्ट वाला सिमिलर ही है, बट ये दूसरी तरीके का टेलीस्कोप है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग मतलब हम सबको पता ही होगा, जैसे कि आईना होता है, मिरर होता है, वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट, राइट। जैसे कि पिछले वाले में लाइट बेंड हो रहा था लेंस के थ्रू, इसमें क्या होता है, लाइट मिरर में जाके टकरा के रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि हम नॉर्मल जो मिरर देखते हैं हमारे डेली लाइफ में, वैसे ही मिरर में जाके वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसमें खास क्या बात है, मिरर तो आईना तो हमारे घर पे भी होता है, उसमें तो हम कहीं मैग्निफिकेशन नहीं देखते, उसमें तो हम अपने आप को बड़ा या छोटा नहीं देखते हैं। इसमें खास बात यह है कि इसमें अगर मान लीजिए जो लाइट रे आ रहे हैं, यहाँ पे जो रेड जो एरोज है, वो जाके एकदम फाइनली राइट साइड पे जो है एक कर्व्ड मिरर पे गिरता है। वो मिरर स्ट्रेट नहीं है, वो सीधा नहीं है, वो थोड़ा टेढ़ा है, वो कर्व्ड है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। तो क्योंकि वो मिरर कर्व्ड है, वो लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होता है वो घूम जाती है। तो इसीलिए और ये जो घूम के आके दूसरा सेकेंडरी मिरर बोलते हैं इसको, जो ये बीच में जो है सेकेंडरी मिरर, उसमें गिरता है और फाइनली वो जाके हमारे आई तक, हमारे आंख तक आता है। तो इसमें भी अगर आप लोग सीखेंगे फिजिक्स की क्लास में रे डायग्राम, उसमें आप डिटेल्स में समझ पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना जानिए कि जैसे कि हमने लेंस वाला टेलीस्कोप देखा, यह है मिरर वाला टेलीस्कोप। इसमें कोई लेंस नहीं है, इसमें जो लाइट है वो कोई भी कांच के थ्रू नहीं जा रहा, वो कांच में गिर के वापस आ रहा है, जैसे रिफ्लेक्शन होता है। बट क्योंकि ये जो कांच है ये स्ट्रेट मिरर नहीं है, ये टेढ़ा मिरर है, इसीलिए वो लाइट बेंड हो जाती है। और जब भी लाइट बेंड होता है, अगर एक स्पेसिफिक तरीके से हम लाइट को बेंड कर सकते हैं, तो वो जाके मैग्निफिकेशन करता है, तो वो जाके जो छोटे चीज होता है या फिर दूर का जो चीज होता है उसको बड़ा करके दिखाता है। तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। और मोस्ट मॉडर्न जो आजकल के जो टेलीस्कोप है, ज्यादातर टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं। जो पहले के टेलीस्कोप हुआ करते थे वो लेंस वाले टेलीस्कोप हुआ करते थे। आजकल के जो टेलीस्कोप है वो आईने वाले, जो मिरर वाले टेलीस्कोप है। तो यही जो मिरर वाले टेलीस्कोप है, इसी से ही आजकल का जो मैक्सिमम बड़े बड़े जो टेलीस्कोप फैसिलिटीज है सारे दुनिया में, वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा कर्व्ड एक टेढ़ा सा मिरर है, उस मिरर में लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होके आती है और फिर वो मैग्नीफाई होके हमको दूर की चीजें बहुत बड़े तरीके से दिखाते हैं। So I'll just quickly ask Shweta to summarize this before we move on. Okay. So now we're talking. बोलिए। No, बोलिए, carry on. No, question पूछिए क्या? What did you want to ask? हाँ, मैं सर ये कह रहा था, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ना क्रोमेटिक एबरेशन जो होता है वो भी नहीं होता है, क्योंकि जो लेंस जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है जिसमें लेंस होता है, तो लेंस का जो आउटर वाला जो सरफेस होता है वो एक तरह से प्रिज्म की तरह कार्य करता है। ये वर्क्स लाइक ए प्रिज्म, तो उसमें क्रोमेटिक एबरेशन आता है, तो उसमें साइड में हमको इमेज जो है ना कलरफुल दिखती है या फ्रिंजेज आते हैं कलर्स के, तो लाइट के थोड़ा, तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में नहीं है सर। जी बिल्कुल, देवदत्त जी ने बिल्कुल सही बोला। जो क्रोमेटिक एबरेशन है उसका मतलब, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, उनका मतलब ये होता है कि जो पिछले वाले जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप था जिसमें लेंस था, लेंस क्या होता है, लेंस लाइट को बेंड करती है, बट वो लेंस के सरफेस की वजह से नहीं होता है एबरेशन। एबरेशन होता है क्योंकि जो डिफरेंट वेवलेंथ जो लाइट का होता है, डिफरेंट कलर जो होता है लाइट का, कोई रेड लाइट है कोई ब्लू लाइट है, वो डिफरेंट तरीके से बेंड होता है, डिफरेंट अमाउंट से बेंड होता है। रेड लाइट सबसे ज्यादा बेंड होता है, ब्लू लाइट सबसे कम बेंड होता है। तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा और सबसे कम बेंड होता है, ये फाइनली जाके जो इमेज पे, और अगर लेंस में कोई इम्परफेक्शन हो, जैसे कि देवेंद्र जी ने बोला, फाइनली जाके इमेज में एक रेड और एक ब्लू और एक ग्रीन जो अलग अलग जो कलर होते हैं वो एकदम एक के ऊपर एक अगर नहीं आए, तो ऐसे हमको फ्रिंजेस जो बोलते हैं, मतलब इमेज के बाउंड्री में हमको ऐसे रेड या ब्लू कलर्स दिखते हैं, जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जो पिछले वाले टेलीस्कोप जो जिसके बारे में हमने बात किया। बट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जो भी लाइट है, जो भी कलर का लाइट है, चाहे वो लाल हो, नील हो, हरा हो, वो सारे एक तरीके से ही रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, बेंड नहीं हो रहा है उसके अंदर जाके। अगर लाइट कांच के अंदर जाता है तो वो डिपेंड करता है कि उसका कलर क्या है, उस पर डिपेंड करके वो कम बेंड होता है, ज्यादा बेंड होता है, ऐसे होता है। बट क्योंकि ये लाइट यहाँ पे कांच के अंदर नहीं जा रहा है,
कांच से टकरा के वापस आ रहा है। तो ये कलर कुछ भी हो लाइट का, लाल, नील, हरा, वो एकदम सेम रास्ते में ही वापस आएगा। तो इसीलिए वो जो कलर का जो डिफरेंस होता है, वो जो एबरेशन, क्रोमैटिक एबरेशन होता है, मतलब वो एजेस पे आपको अलग अलग कलर दिखता है, वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स में नहीं होता है। थैंक यू देवेंद्र जी। I'll let you continue. Okay. So actually, this is a very good point to make. So Devendra ji just brought us to realize something called as a chromatic aberration. So what is a chromatic aberration? Chromatic aberration is when you pass light through a glassy object and different wavelengths bend differently. So you kind of have a prism-like effect where the light splits. And what happens is this generally happens towards when the light passes the edges of the lens, or if there's a defect in the lens, even for small defects in the lens. And as a result, what happens is when you take an image through a lens, more often than not, you see sort of a colored band, which is more correctly called as fringes. So this is one of the shortcomings that we have with a refracting telescope. Now, moving from this point, we will look at something called as a reflecting telescope, the second category of telescopes. And these are the telescopes that are sort of currently in commission for all of the current day modern optical telescopes. So this is a lens-free setup, like you do not have lenses. Instead, you deal with mirrors. There are two important mirrors in this kind of a setup. There is a mirror that we call as a primary mirror, which is generally a concave mirror. A concave mirror is something which can, again, when a parallel beam of light falls on a concave mirror will focus it inwards. So it doesn't diverge it, but it sort of converges the ray of light, right? So that is what we call as a primary mirror. And then you have a secondary mirror, which typically is a flat mirror, but in certain configurations, you can be more fancy and put a different kind of a mirror there, but most typically it's a flat mirror. So it's essentially like your bathroom mirror, which will take the light and just reflect it upwards. So the setup of a ray diagram setup of a reflecting telescope is shown in this picture. So you kind of have a tube where in this picture where we say aperture is where you sort of aperture is where you sort of collect the light from, and you beam the light into the concave mirror. The concave mirror then sort of converges this somewhere close to the secondary mirror. Essentially, you don't want it to converge before the secondary mirror, but in such a way that the secondary mirror takes these lights and then it can converge to your eyepiece. So this is the general setup in which you do a refracting telescopes. And one of the advantages, as we've already pointed out, is that it does not have the chromatic aberrations, because now we are dealing with mirrors, and reflections don't have the same problem that we have with refractions. So yes, so this is the working principle of most of the modern day telescopes. And I'll give it over to you, Aryan. Perfect, thank you. Okay, तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास दो स्लाइड्स थे, वो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के में दोनों चीजों में अंतर समझाने के लिए, बट हम थोड़ा टाइम में थोड़ा लेट रन कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम आगे की चीज आज देख लें। तो ये मैं बहुत जल्दी स्किप नहीं करूंगा, मैं बस बहुत जल्दी से बोल दूंगा कि एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप्स हैं और माइक्रोस्कोप में है, वो आपको लग सकता है कि फर्क क्या है। माइक्रोस्कोप में भी हम छोटी चीज बड़े करके देखते हैं, टेलीस्कोप में भी हम दूर की चीज बड़े करके देखते हैं। तो मेन जो दो फर्क है, एक है जो टेलीस्कोप के लिए एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप्स हैं, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से, मतलब हमारे टेलीस्कोप से बहुत दूर होता है, वो आसमान में होता है। वेराज माइक्रोस्कोप के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं, वो एकदम माइक्रोस्कोप के करीब होता है, एकदम नजदीक होता है। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर हम माइक्रोस्कोप से अगर हम तारे देखने चाहेंगे तो काम नहीं करेगा, और अगर हम टेलीस्कोप से अगर हम बैक्टीरिया देखने जाएंगे वो भी काम नहीं करेगा। और दूसरा जो डिफरेंस है वो इस चीज में डिफरेंस है कि जो इमेज है जो वो कहाँ फॉर्म होता है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस और
जो आईपीस है उसके हिसाब से उसके आगे पीछे या बीच में कहाँ फाउंड होता है उस पर डिपेंड करता है। बट अगेन अगर हम लोग ऑलरेडी ये सब चीजों में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप लोगों को रे डायग्राम या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस से ज्यादा पता नहीं है, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि माइक्रोस्कोप नजदीक के चीजों को बड़ा करके देखने में काम आता है, और टेलीस्कोप जो है वो दूर की चीजों को बड़ा करके देखने में काम आता है। ठीक है, तो और बहुत जल्दी सॉरी आई शुड लेट Sweta quick. Okay. Okay, I'll be very quick in this because this is a slide that we are telling we are not going to talk about. So we essentially wanted to cover the difference between a telescope and a microscope, but in the view of time, we plan to do this really quickly and not delve into the details. So a telescope is generally meant to magnify an object that is far away, and the microscope is meant to magnify an object that's close by, like a small bacteria or something. The essential difference between the two is the way you sort of, place the lenses and trick the light to do what you want them to do. That's pretty much what you do in any of these setups, right? Like the thing is that you have two lenses, so you have the power to converge light as you want, and then you play around with how much you want to bend the light in such a way that in one case you sort of magnify something that's close by to a larger object, and in the other you find the light coming from a distant source and try to magnify it. So that's pretty much what I want to say, because anyway we want to quickly finish this. Let's go to the next one. हाँ, तो नेक्स्ट वाला में हम ये भी बहुत सारा ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, बट आई जस्ट वांटेड कि मैं चाहता था कि एक बार फाइनल हम समराइज कर लें, क्योंकि हम अभी टेलीस्कोप्स के बारे में और भी बात करने वाले हैं। तो समरी में एक जो आजकल के जो मॉडर्न टेलीस्कोप्स है, जो आपने देखा हुआ है, आपके स्कूल में है, आई थिंक दोनों स्कूल में डॉप्सोनियन टेलीस्कोप्स हैं, तो वो टेलीस्कोप्स के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं ये भी आपको पता ही होगा। जो उसका जो फेस है जिससे लाइट अंदर आती है उसको हम अपर्चर बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। और बाकी जो है टेलीस्कोप का ट्यूब होता है, एकदम पीछे जो होता है टेलीस्कोप का वो प्राइमरी मिरर है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करके आके जो बीच में जो है सेकेंडरी मिरर है, और वहां से रिफ्लेक्ट होके फाइनली वो आईपीस जहां से हम देखते हैं वहां आके लाइट आती है। और फाइंडर स्कोप जो है वो भी एक टेलीस्कोप का पार्ट है, आपको पता ही होगा, आपने अगर यूज किया हुआ टेलीस्कोप। फाइंडर स्कोप से हम चीजें पहले एक बहुत बड़ा पैच ऑफ स्काई में, स्काई के एक बड़े जगह में चीज को ढूंढते हैं, फिर हम टेलीस्कोप के आईपीस से देख के उस पे फाइनर एडजस्टमेंट, उस पे जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट करते हैं, उसके लिए वो होता है। तो मेन बात यह है कि प्राइमरी मिरर और सेकेंडरी मिरर कहाँ होता है और आईपीस कहाँ होता है, ये याद रखना है, और एपर्चर कौन सा है ये याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 स्लाइड में हम उसी के बारे में बात करेंगे। Okay, so in this slide we quickly show you a modern day telescope. So the aperture is where we are trying to collect the light. Primary mirror is, as we said, a concave mirror that's going to reflect off the light that's coming from the aperture onto something that we call as a secondary mirror, which is like a tiny blue patch in this figure, which then sort of sends the light to the eyepiece. So the one thing that we have new over here is something called a finder scope, and this is kind of the first coarse grain adjustment that you do to sort of find your object in a bigger field of view. So you use a finder scope to sort of narrow down where the object is and kind of approximately bring your telescope to point the right direction. And then you can start tuning your telescope to that object to see that image. That's about what this slide is about. Ayan, you can go forward. Perfect, thanks for that. Okay, तो अब अगर हम सवाल पूछे जो टेलीस्कोप कैसे काम करता है वो हमने थोड़ा सा पता किया, बट टेलीस्कोप एक्चुअली कैसे हम टेलीस्कोप्स को बेटर कर सकते हैं, मतलब कौन सा टेलीस्कोप बेटर है या फिर कौन सा जो इमेज लिया गया है टेलीस्कोप से, फोटो लिया गया है वो बेटर है, वो हमको कैसे पता चलेगा। तो 2 चीजों से टेलीस्कोप बेटर होती है। फर्स्ट चीज जो है वो है बिगर अपर्चर। तो अपर्चर हमने अभी बोला कि उसका जो मुंह का जो साइज होता है उसको हम अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर जितना बड़ा होता है टेलीस्कोप उतना अच्छा होता है, उतना बेटर होता है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि मान लीजिए बारिश हो रहा है, ठीक है, और हमको बारिश का पानी इकट्ठा करना है। मैंने एक बाल्टी लेके बाहर रखा, आप में से कोई एक और बाल्टी लेकर बाहर रखा, ठीक है। तो मेरा बाल्टी मान लीजिए छोटा है और आपका बाल्टी बहुत बड़ा है, तो आपको क्या लगता है कौन से वाले बाल्टी में ज्यादा पानी इकट्ठा होगा?
बड़े बड़े वाले वाले बाल्टी बाल्टी में एग्जैक्टली बड़े वाले बाल्टी में ज्यादा पानी इकट्ठा होगा। टेलीस्कोप के लिए भी सेम चीज है। टेलीस्कोप क्या इकट्ठा करता है, वो लाइट इकट्ठा करता है, ठीक है। तो अगर सेम लाइट मैं एक छोटे टेलीस्कोप से देख रहा हूँ और एक बड़े टेलीस्कोप से देख रहा हूँ, छोटा और बड़ा, यहाँ पे मैं टेलीस्कोप की जो लेंथ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एपर्चर जो उसका मुंह है जिससे लाइट अंदर जा रही है वो कितना बड़ा है। जैसे कि बाल्टी का मुंह जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा पानी होती है, उतना ज्यादा बारिश का पानी उसमें जा सकता है। ठीक वैसे ही टेलीस्कोप का मुंह जितना चौड़ा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ज्यादा रोशनी उसके अंदर जा सकती है। जो वो छोटा टेलीस्कोप है वो कम रोशनी इकट्ठा कर पाएगी, और जो बहुत बड़ा टेलीस्कोप है वो ज्यादा रोशनी इकट्ठा कर पाएगी। और जितना रोशनी हम टेलीस्कोप के अंदर इकट्ठा कर पाएंगे उतना ही ज्यादा शार्प इमेज, उतना ही ज्यादा ब्राइट जो फोटो है वो हम देख पाएंगे। तो बेसिकली जो टेलीस्कोप का एपर्चर जितना बड़ा है वो टेलीस्कोप उतना ज्यादा पावरफुल है। वो एक चीज है। इसके बाद दूसरी चीज भी है, बट श्वेता जी पहले ये समराइज कर देंगे एंड देन विल गो टू Okay, so now we talk about what makes a telescope image better, or like how do you make a telescope more powerful, right? So the first principle is that telescopes are essentially objects that collect light. So you have an object that is far away, and the reason you cannot see very well what this object is because you are not able to capture light from that object efficiently with your naked eyes. So telescopes are these tools that sort of help us do that by an artificial mechanism, right? And the very first principle is bigger you have your lenses, bigger you have your aperture. Sorry, not lenses, like objective lens, or bigger you have your aperture, you will be able to collect larger number of photons, more number of light that comes in. A very nice way that Ayan has put together here is a comparison to a bucket of water. So if you leave 2 buckets of water in, say, on a rainy day outside, the one that is bigger or the one that has a larger opening will collect more water compared to the one with a smaller mouth. And this is pretty much the same for telescopes. So generally, this is why when you look at the picture of modern day telescopes, you see them as gigantic objects. You know, like the size really matters in this particular situation. That is the summary of the slide, that the first thing that you want to do when you want to make a better telescope is make the aperture as big as you physically possibly can manage to make. Yes, we can go to the next one. Perfect, thanks Shweta. और दूसरा जो चीज होती है वो जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं टेलीस्कोप्स को बेटर करने के लिए या फिर उनकी इमेज, उनका जो फोटो है वो बेटर करने के लिए, वो है जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ के आसपास, उसका इफेक्ट कितना कम किया जाए। उसका इफेक्ट हम क्यों कम करना चाहते हैं? एटमॉस्फेयर से क्या दिक्कत होती है? दिक्कत यही होती है कि जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जब लाइट रे जो लेंस के थ्रू जब जाती है तो वो बेंड हो जाती है, तो वो मुड़ जाती है। तो ठीक उसी तरह अगर कोई स्टार से एक लाइट आ रहा है, लाइट रे आ रहा है, और हम तक पहुंचने से पहले वो लाइट रे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसके अंदर से अगर जा रहा है तो भी वो लाइट रे मुड़ जाता है। और क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो फिक्स नहीं है, राइट, वो डिपेंडिंग ऑन कि मान लीजिए कौन सा लेयर, वो जो एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर कितना गर्म है या कितना ठंडा है, हवा चल रही हो या फिर तूफान आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो हवा मूव करती रहती है, वो ऐसे रुका हुआ नहीं। एटमॉस्फेयर जो है वो हिल रहा है हमेशा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर हिल रहा है। जो रोशनी जो आ रही है वो भी कभी इस तरफ मुड़ेगी, कभी उस तरफ मुड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो येलो जो लाइन है वो स्टार से रोशनी आ रही है, और वो रैंडम इस तरफ इस तरफ उस तरफ इस तरफ मुड़ के फिर फाइनली हमारे टेलीस्कोप में आ रही है। तो इससे इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि ये जो राइट साइड पे जो सर्कल है उसके अंदर मान लीजिए वो हमारे टेलीस्कोप से वो दिखता है, ठीक है। तो लाइट जिस तरफ से आ रही है मुड़ के, हमको लगेगा कि स्टार वहां पे है। अगर मुड़ना थोड़ा चेंज हो जाएगा नेक्स्ट सेकंड में तो लगेगा स्टार थोड़ा इधर हिल गया। अगर नेक्स्ट सेकंड में थोड़ा लाइट रे दूसरी तरफ मुड़ गया तो हमको लगेगा कि स्टार, अरे या तो ये तो यहाँ पे नहीं है, ये तो ऊपर है, थोड़ा नीचे है, या थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं तरफ। तो जो हम स्टार का इमेज देखेंगे, जो फोटो देखेंगे, वो हिलता रहेगा। वो क्यों हिलता रहेगा? क्योंकि एक्चुअल स्टार जो है वो नहीं हिल रहा है, वो एकदम आसमान में फिक्स्ड है, एकदम डटा हुआ। तो
वो जो लाइट आ रही है स्टार से, स्टार और टेलीस्कोप के बीच जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें वो लाइट बहुत इधर उधर बेंड हो रहा है, क्योंकि हवा में बहुत सारे गैसेस है, बहुत सारे टेम्परेचर है, उसके हिसाब से वो लाइट बेंड होता जाता है। और उस बेंडिंग की वजह से, उस मुड़ने की वजह से हमको दिखता है कि स्टार इधर उधर हो रहा है। ये हमको इतना प्रोमिनेंटली नहीं दिखता है, हमको क्या दिखता है कि स्टार ट्विंकल करता है। स्टार ट्विंकल इसीलिए करता है क्योंकि वो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर हिल रहा है, तो हमारे जो आंख है, वो हमारा आंख उसको एकदम अलग अलग इमेजेस के हिसाब से नहीं पकड़ पाता है। हमारे आंख इतना पकड़ता है कि अरे ये यहाँ पे है, फिर थोड़ा यहाँ पे है, तो मतलब पूरा चीज मिला के एक ट्विंकलिंग जैसा फीलिंग होता है, एक चमकीला जो फीलिंग होता है स्टार्स के, वो फीलिंग इसीलिए होता है। बट वो चाहे देखने में कितना भी खूबसूरत हो कि अरे चलो तारा चमक रहा है, वो एस्ट्रोनॉमी के लिए या फिर हम जो रिसर्च करते हैं उसके लिए वो चीज उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसी कारण जो हम अगर कुछ चीज का फोटो लेंगे, वो फोटो एकदम क्लियर नहीं होगा, एकदम शार्प नहीं होगा, क्योंकि वो लाइट इतना घूम फिर के आ रहा है, वो फोटो एकदम हेजी हो जाए। तो इसीलिए एटमॉस्फेयर जितना कम कर पाएंगे, या फिर जितना हम एटमॉस्फेयर के अगर बाहर जा सकते हैं, मान लीजिए हम अगर एटमॉस्फेयर के बाहर चले गए, स्पेस में रख दिए टेलीस्कोप, तो सबसे ज्यादा बढ़िया हमको फोटो मिलेगा। इसीलिए हमारे पास स्पेस टेलीस्कोप्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा हबल स्पेस टेलीस्कोप, या फिर नए नए जो लॉन्च हुआ है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में इसीलिए होता है ताकि वो एटमॉस्फेयर के बाहर जा सके। अगर एटमॉस्फेयर के वो बाहर चले गए तो स्टार से जो लाइट है वो डायरेक्टली टेलीस्कोप में आ जाएगा, एटमॉस्फेयर के थ्रू जाना नहीं पड़ेगा, एटमॉस्फेयर के बीच में से उसको गुजरना ही नहीं पड़ेगा, और जो इमेज है उसका वो और भी क्लियर होगा और भी शार्प होगा। ठीक है, I'll let's take देवेंद्र जी's question and then श्वेता can summarize। देवेंद्र जी, आपको कुछ सवाल था? हाँ सर, मैं कह रहा था अभी जो रेन मतलब रेनी सीजन है हमारे इधर अभी, और उसके बाद में रेन तो खत्म होगी, और लेकिन एटमॉस्फेयर में मच अमाउंट ऑफ मतलब ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट, तो वो जो उमस होती है या फिर उसको हम मॉइस्चर कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, तो वो ज्यादा था। तो उस समय मैंने देखा कि जो क्रोमेटिक एबरेशन भी मैंने देखा, इवन मैंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी, और इमेज इतनी शार्प नहीं बन रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बह रही हो, मतलब एक तरह से जैसे पानी बह जाता ना, इस तरह से। और बहुत प्रयास किया, मैं सोच रहा कि कोई मेरे टेलीस्कोप में दिक्कत है, लेकिन जब थोड़ा एटमॉस्फेयर में वाटर कम हुआ, वाटर वेपर कम हुए, तो थोड़ा इमेज अच्छी बनी है। तो ये बिल्कुल सही है, मैं अपनी ओर से भी ऐड करना चाहूंगा सर इसको। जी बिल्कुल, थैंक और यू सर एक देवेंद्र चीज जी। और मैंने देखा, जो होराइजन पे कोई सेलेस्टियल, हाँ सर, कोई होराइजन पे सेलेस्टियल बॉडी है तो उसकी इमेज भी इतनी शार्प नहीं बनती है जितनी कि ऊपर आगे होराइजन से जो ऊपर आता है 60 या 70, तो मैंने देखा है कि उनकी इमेज ज्यादा अच्छी बनती है, शार्प बनती है, क्लियर बनती है सर। जी बिल्कुल, उसका रीजन ये है क्योंकि अगर कोई होराइजन पे होता है कोई ऑब्जेक्ट, तो लाइट जब उस ऑब्जेक्ट से हम तक आती है, वो बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर के थ्रू आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर के बीच से उसको गुजरना पड़ता है। जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली अगर ऊपर हो, तो उसको बहुत ही कम एटमॉस्फेयर के बीच से गुजरना पड़ता है, तो इसका जो ये हिल डुलने वाला जो चीज है वो कम होती है। और वेदर की बात जो आपने की वो भी बिल्कुल सही है। वेदर में जितना ज्यादा मॉइस्चर रहेगा, जितना ज्यादा वाटर के ड्रॉपलेट रहेंगे, जितना ज्यादा पोल्यूशन रहेगा, जितना ज्यादा कोई भी कुछ चीज रहेगा, उतना ही ये जो लाइट का ये जो मुड़ना ये होगा, और जितना ज्यादा होगा उतना ही इमेज, उतना ही फोटो खराब आएगा, फोटो एकदम एकदम जैसे कि आपने बोला, ऐसे लगेगा कि बह गया, पूरा ऐसे धुल गया, उस टाइप का होगा। तो इसीलिए अगर हम स्पेस के बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर जा सके स्पेस में, तब हमारा जो इमेज होता है वो एकदम बिल्कुल साफ होता है। उसका एग्जांपल हम अभी देख लेंगे, बट उससे पहले श्वेता जी इसको थोड़ा जल्दी से समराइज कर देंगे हमारे लिए। All right. So now we are going to talk about the second factor that makes a telescope good. And this is the reason why we have optical telescopes in exotic locations like Chile, right? Or why we send our telescopes up in the space to take our pictures. So the second important thing that we have, or the second issue that we have, problem that we have when we try to see a celestial object, is the fact that the light from these objects have to pass through our atmosphere. Like one of the things that I always used to say before is that
when you see a star twinkle, this looks very beautiful, but this is a mistake in the sense that this is not how the star looks like. This is sort of the atmosphere making the signal noisy, or making the star move slightly in position in the sky, in such a way that it looks like it twinkles. What exactly happens is when the light enters the atmosphere from these celestial objects, it is sort of bouncing off particles in the atmosphere, and depending on what kind of particles you have, such as if you have humidity, you have like large water droplets in the sky, or if you have pollution, some part of the light can get absorbed, and some others can just be sort of bounced back and forth between the particles, sort of zigzagging and reflecting between the particles in such a way that the image that is formed happens to look like the apparent image of the star is slightly at a different position, slightly at a different apparent magnitude, and slightly sometimes also with a slightly different color in some cases than the astrophysical object that you're interested in. And this is bad because we want to understand the object, right? So this is one of the reasons why we try to put telescopes in regions where we know either that the atmosphere is thin and does not contain the particles that affects our observation the most. So most generally, the observation gets affected a lot when you have water droplets. So you put them in sort of cold deserts like Atacama, which is great for telescopes. Or alternatively, you fly the telescopes up in the space so it doesn't have to deal with the atmosphere at all. One other thing about atmosphere is that it may not affect optical astronomy as much, but if you go to slightly higher wavelengths, lower wavelengths or higher frequencies like UV, atmosphere also has a layer called ozone, which tries to absorb these things. And so some wavelengths are really impossible to observe from Earth. Like you cannot observe a UV signal from a ground-based or Earth-based detector, because atmosphere will not let these wavelengths pass through it. Yes, I think I am done with summarizing this slide. Perfect, thank you, Shweta. श्वेता जी ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि जो ऑप्टिकल जो है, जो लाइट हम खुली आंखों से देख सकते हैं, उस लाइट के लिए एटमॉस्फेयर तो एक दिक्कत है ही। उसके ऊपर भी जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो तो हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट पूरा ही ब्लॉक कर लेता है। तो उसको देखने के लिए हमको डेफिनेटली स्पेस में टेलीस्कोप लेके जाना पड़ता है, और अगर हम स्पेस में टेलीस्कोप लेके जाते हैं तो कितना फर्क होता है इमेज में। तो इसी का एक एग्जांपल है, या ये एक फोटो है एक नेबुला की। नेबुला क्या होता है ये हमने पहले 1-2 बार डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे आप देखिए जो लेफ्ट वाला जो फोटो है वो एक अर्थ पे एक टेलीस्कोप से लिया गया हुआ है, ठीक है, और जो राइट वाला फोटो है वो स्पेस में एक टेलीस्कोप से लिया गया हुआ है। फर्क देख रहे हैं आप, जो अर्थ से जो फोटो लिया गया हुआ है वो कितना हेजी है, वो कितना एकदम भी क्लियर नहीं है, वो बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि उसका शेप क्या है रफली, बट जो राइट साइड का जो फोटो है वो देखिए एकदम क्लियर है, एकदम दिख रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ है, जो नेबुला का, जो स्टार का, सुपरनोवा का, वो ब्लास्ट कैसे हुआ है, वो गैस कहाँ पे है, एकदम डिटेल्स दिख रहा है। वो डिटेल्स इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो जो फोटो है वो स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया हुआ है। एक्चुअली इन दिस केस हबल स्पेस टेलीस्कोप से वो फोटो लिए थे लोगों ने। तो ये जो फर्क है, ये जो धरती के ऊपर से फोटो लेना और स्पेस में जाके फोटो लेना, जो एटमॉस्फेयर जो है वो इतना डिफरेंस क्रिएट करता है। एटमॉस्फेयर अगर है तो आपको लेफ्ट साइड वाला फोटो मिलेगा, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब आप एटमॉस्फेयर के ऊपर चले गए, आपको टेलीस्कोप एटमॉस्फेयर के ऊपर भेज दिया, तब आपको वो दाएं तरफ वाला फोटो मिलेगा। तो बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो आई थिंक हम आज के लिए यहीं तक रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी वेवलेंथ, तो आज हम शुरू नहीं करें तो आई थिंक बेटर है। Okay, I'll just summarize this one slide exactly, super quickly. Okay, so these are two pictures taken of the same object, which is Eta Carina Nebula. One is taken from a ground-based telescope, right? So the light from this event has to pass through the atmosphere, and you can see that the image is very blurry. In fact, you can't
make out anything other than a bright patch. Then there is another picture on the right that has been taken via the Hubble Space Telescope, which is a space telescope, so the light doesn't have to pass through the atmosphere. In all fairness, it was one of our best telescopes up until maybe a year ago. So there is that. You know, you're comparing an image of an average telescope on the Earth to Hubble telescope, but you can see how much better the image is. Like once you have it on the space and you don't have to deal with the atmospheric refraction effects happening, your image is much clearer. You can see the structure of the nebulae much better. And so in general, this is a comparison of how much these things affect the quality of our images. Yes, Ayan, take it over. थैंक यू। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था, तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है, मल्टीवेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी। वहां से हम नेक्स्ट हफ्ते स्टार्ट कर सकते हैं। हम अगर आज किसी के इस पे आज हमने जो चीज पे बात किया उसमें उसके बारे में किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले लेंगे। बट मैं याद दिला दूं आप लोगों को कि अब से 2 हफ्ते में, मतलब नेक्स्ट वीक नहीं, उसके बाद वाले जो क्लास होगा उसमें हम मिस्टर जेफ मैकनामारा को इनवाइट करने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीक भी बताया था, आपने से अगर कोई लास्ट वीक था तो उनको पता होगा। मिस्टर जेफ मैकनामारा एक ऑस्ट्रेलियन टीचर है। वो अपने टेलीस्कोप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, टेलीस्कोप्स ऑपरेट करते हैं और स्टूडेंट्स के जो एस्ट्रोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स हैं उसको रन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो हमने उनको इनवाइट किया है 29 अक्टूबर का जो क्लास होगा, मतलब अब से 2 हफ्ते बाद। उस हफ्ते में जेफ जी अपना थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे वहाँ के टेलीस्कोप्स के बारे में, वहाँ पे स्टूडेंट्स कौन से एस्ट्रोनॉमिकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताएंगे। हम भी होंगे डेफिनेटली, उनको वो इंग्लिश में बोलेंगे, ऑब्वियसली मैं ट्रांसलेट करके दूंगा, वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा होपफुली। बट ये बस थोड़ा याद रखिएगा कि कोशिश कीजिए आप जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हो सके अब से 2 हफ्ते बाद प्रेजेंट रहिएगा। आपको होपफुली आपको अच्छा लगेगा मिस्टर मैकनामारा के बातें सुन के। उनके वो लाइव टेलीस्कोप टूर देने वाले हैं, मतलब वो जो टेलीस्कोप में काम करते हैं वो एक्चुअली वो टेलीस्कोप में ही होंगे, वो डोम के अंदर होंगे, वहां से हमको वीडियो कॉल करेंगे वो। तो वो बेसिकली जो कैमरा घुमा के उनका जो टेलीस्कोप के अंदर, एक्चुअल टेलीस्कोप के अंदर कैसा है, क्या दिखता है, कैसे करते हैं, वो सब चीज हमको दिखाने वाले हैं। तो अगर आप मौजूद हो सकते हो 2 हफ्ते के बाद जो क्लास है वो, तो बहुत ही आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये बस मैं याद दिलाना चाहता हूँ। और बाकी आज हम जो भी चीजों के लेके बारे में बात किए, किसी के पास कोई सवाल है या फिर कोई भी जनरल पहले का कोई मटेरियल के ऊपर किसी को कोई सवाल है, डाउट है, क्वेश्चन हो, कमेंट हो, तो बताइए। तो फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उनको इनवाइट किया है और उन्होंने आपके रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया है, और उसके लिए आपको दोबारा से श्वेता जी को और आपको दोनों को बहुत बहुत जी धन्यवाद देवेंद्र जी। सहायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पोर्टल पर हमारा ये लॉगिन का अपॉर्चुनिटी दी है। मैंने एक पिक्चर अपलोड भी की है आज मूवी की, जो कई महीने पहले हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ ली। जी बहुत बढ़िया। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ देवेंद्र जी और शशि जी, आप दोनों ही अभी लॉग इन कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वो जो प्रॉब्लम्स थे वो फिक्स हो गए? शशि जी आप लॉग इन करने का ट्राई किए हैं क्या? हाँ, मैंने ट्राई किया, लेकिन वही सेम प्रॉब्लम जो सुबह देवेंद्र जी सर ने बताई है, वही सेम प्रॉब्लम आई हैड फेस। तो अगर मैं एक बार और शाम को लॉग इन करूंगी वापस, और एक बार वो सेम मैं पासवर्ड जो add बुलंदशहर में लॉग इन करते हैं वही लेके एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो मेरे को मैसेज करिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके मैं ग्रुप पे ही शेयर करूंगी इफ आई फेस सम प्रॉब्लम। ओके ठीक है जी बिल्कुल। तो शायद ये तो सर क्वेश्चन है कि स्टूडेंट भी लॉग इन कर सकते हैं क्या, उनके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं? तो देवेंद्र जी अगर चाहे तो मैं स्टूडेंट का अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, पर अभी के लिए मैं ऐसा किया हूँ कि आपका स्टूडेंट हो तो आपका पोर्टल में ही लॉग इन करेंगे, बट इसलिए स्टूडेंट का नाम एक अलग जगह लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं, इसी स्टूडेंट का है। आपको अगर मन है तो मैं अकाउंट बना सकता हूँ। आप अगर स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का ईमेल होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अगर स्टूडेंट का कोई ईमेल है मैं तो उनका अकाउंट भी बना सकता हूँ।
अदरवाइज अभी आपका स्टूडेंट है तो आपका पोर्टल में घुस के स्टूडेंट का नाम लिख के अपलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, जो हमारी किड है, जो डॉटर है, वो रजिस्टर्ड भी है वो आपके पोर्टल पर सर, जो इस प्रोग्राम में सर, दृष्टि। शी स्टडी इन डिफरेंट स्कूल। ओके, तो वो क्या बुलंदशहर में रजिस्टर्ड है, कहीं पे रजिस्टर्ड है वो अभी अपना पोर्टल में? सब पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो यहीं पे बुलंदशहर में ओके ओके ओके, हाँ तो उनका तो अगर फिर ईमेल साथ है, है वो। कोई ईमेल आईडी है तो मैं उनका अकाउंट बना सकता हूँ, अगर कोई ईमेल है उनका तो। हाँ है सर, है सर। और तो हमारे बढ़िया, स्कूल तो के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी मैंने हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हमने सेपरेट आईडी बना रखी है, और मेरे ख्याल से 7-8 जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने रजिस्टर भी किया, जो आपने गूगल फॉर्म भेजा है वो मैंने ओके रजिस्ट्रेशन भी किया। सही है, तो फिर तो अगर मैं, आप मुझे उनका ईमेल आईडी भेज सकते हैं तो मैं उन सारे का अकाउंट बना सकता हूँ। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। हाँ ओके I have a question. जी। हाँ जी, बोलिए। Actually, some of my students ask कि मैम कोई एग्जाम भी होगा हमारा आफ्टर 12th वीक? जी बिल्कुल होगा एग्जाम। तो आई होप कि आप मन लगा के ये सब स्लाइड्स देख रहे हो, मन लगा के क्लास अटेंड कर रहे हो। नहीं, they have prepared all the notes. They have prepared सब notes काम आएगा, सब session काम आएगा। wise. So they asked to me कि मैम हमारा कोई एग्जाम होगा, अगर हम उसमें पास नहीं हुए तो मैंने कहा बेटा होगा कुछ नहीं बट आप हो जाएंगे पास पास। नहीं हुए तो That फिर तो exam बड़ा will be दिक्कत very है। easy. एग्जाम जो होगा उसमें अगर पास नहीं हुए तो फिर तो बड़ी मुश्किल है। फिर दोबारा ये से मजाक कर सेशन रहा हूँ। होंगे। नहीं, एग्जाम जो होगा वो एग्जाम वैसे नहीं होगा। हम एकदम एंड पे हमारा और 3-4 हफ्ते का ही मटेरियल्स बचा है आई थिंक। उसके एंड, इसके बाद में ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में एकदम डिटेल में थोड़ा एडवांस पढ़ना चालू करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बार मैंने आपको थ्योरी सिखा दिया आप लोगों को। उसके बाद जो सेशन होगा उसमें हम एक्चुअल एक स्पेक्ट्रम दे देंगे आप लोगों को, मतलब कोई लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वो स्पेक्ट्रम को कैसे एनालाइज करके कोई भी मान लीजिए हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो गैस होता है उसका कितना क्वांटिटी होता है उस स्टार में, वो एक स्पेक्ट्रम एक स्टार का होगा मान लीजिए, तो वो स्टार में ऑक्सीजन कितना है, कितना ऑक्सीजन गैस है उस स्टार में, वो जो एस्ट्रोनॉमर्स उसको निकालते हैं, जो मेजर करते हैं, वो कैसे करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो वो एक टेक्निक का नाम है। और उसको कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे स्पेक्ट्रम को मेजर करते हैं, वो चीज हम एक क्लास में आप लोगों को सिखा देंगे पहले। फिर आप लोगों को वो जो डेटा है वो एक्चुअल डेटा दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कहीं पे। और हमने ऑलरेडी सिखा दिया आपको कि कैसे करते हैं। तो उसके बाद आप लोगों के पास एक हफ्ते स्टूडेंट्स को हम सोच रहे हैं कि ग्रुप्स में बांट देंगे। मान लीजिए हर स्कूल में अगर 3 या 4 ग्रुप हो, मतलब एक एक ग्रुप में 3 या 4 स्टूडेंट्स हो, ग्रुप में बांट लेंगे। और वो एक एक ग्रुप एक हफ्ता जो आपको टाइम मिलेगा क्लास, दोनों क्लास के बीच, तब जाके वो अपने आप में वो चीज कैलकुलेशन खुद करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि उस जो सेम स्पेक्ट्रम सबको मिलेगा, मतलब मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन सबको मिल रहा है, बस सब लोग अपना अपना एक एक ग्रुप अपना अपना कैलकुलेशन अलग अलग कर रहे हैं। और फिर हम आके कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि किसका आंसर क्या हुआ है, किसका कितना नजदीक हुआ या फिर नहीं हुआ या फिर क्यों हुआ है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सबका रिजल्ट होगा। तो वही थोड़ा एक मिनी प्रोजेक्ट जो हम बोलते हैं उस हिसाब से करेंगे। तो वैसे कोई हाँ, मतलब सवाल जवाब नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली, हाँ तो कोई एग्जाम नहीं होगा बट प्रोजेक्ट होगा जो करना, जिसको हम कंपेयर करेंगे। तो और वो प्रोजेक्ट करने के टाइम पे ये जो हम जो सिखा रहे हैं मोस्टली, जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जो सिखाएंगे वो सब काम आएगा तब उस प्रोजेक्ट के दौरान। Done. Thank you. Thank you for the session. थैंक यू, वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Bye. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग अभी बंद करता हूँ।